नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज चर्चा करेंगे कि भारत पूरी तरीके से आजादी के बाद आज 2025 में पूरी तरीके से संप्रभु है, क्योंकि सवाल उठता है जब डेटा स्टोरेज की बात आती है। आजकल जो लड़ाई है दुनिया में वो डेटा की लड़ाई है, और जब इस स्टोरेज की बात आती है तो भारत के पास अपना कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। आप देख लीजिए, भारत में एप्पल के फोन चलते हैं वो अमेरिका का, भारत में जितने भी सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर चलते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, इंस्टा हो, सब कहां से चलते हैं? सब अमेरिका से चलते हैं। और यही आजकल किसी भी देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करते हैं। उसी को लेकर GTRI ने एक रिपोर्ट जारी की है। हेडलाइंस दिखाइएगा जरा। उन हेडलाइंस में ये लिखा गया है, डिजिटल स्वराज मिशन। GTRI ने अमेरिकी तकनीक पर निर्भरता के खतरों को चिन्हित किया। 2030 तक भारत को क्लाउड और ऑपरेटिंग सिस्टम में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया गया है। क्या है पूरा मामला, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। अमेरिकी सॉफ्टवेयर और क्लाउड सेवाओं पर भारत की निर्भरता आर्थिक जोखिम पैदा कर सकती है। देखिए, जिस तरीके से व्यापार के तौर पर हम सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ किया करते थे, ठीक वैसे ही व्यापार भले ही हमारा बंद हो जाए अमेरिका के साथ या फिर कम हो जाए, लेकिन जो स्टोरेज की बात है, जो सॉफ्टवेयर की बात है, चलाइएगा, उसे लेकर हम आज भी बहुत ज्यादा अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं। GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने यह एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी डिजिटल टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण एक गंभीर चेतावनी दी गई है। यह रिपोर्ट 14 सितंबर को प्रकाशित की गई है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था, सरकार और रक्षा प्रणाली अमेरिकी सॉफ्टवेयर, क्लाउड सर्विसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरीके से निर्भर है। GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने साफ कहा कि चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने अचानक सेवाएं बंद कर दी तो भारत का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो सकता है, जो बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग, सरकारी सेवाओं और रक्षा को प्रभावित करेगा। यह कोई सैद्धांतिक खतरा नहीं है। रूस के उदाहरण से इसे समझाया भी गया है। जिस तरीके से अमेरिकी कंपनियां 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, एप्पल, मैकडॉनल्ड्स, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट ने यूक्रेन संकट के बाद पूरी तरह से वो रूस से बाहर निकल गई थी। भारत के पास अभी ऐसा कोई मजबूत विकल्प है ही नहीं। अगर आज भारत में ट्विटर बंद हो जाता है तो भारत के पास कोई भी विकल्प नहीं है जिससे कि उस माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सके। इसीलिए GTRI ने डिजिटल स्वराज मिशन शुरू करने की सिफारिश की, ताकि 2030 तक डिजिटल संप्रभुता हासिल की जा सके। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्या हम पूरी तरीके से संप्रभु राष्ट्र हैं, क्योंकि आज भी हम बहुत ज्यादा अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं। भारत की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो भारत की डिजिटल निर्भरता कई स्तरों पर है, जो आर्थिक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। भारत में लगभग 50 करोड़ स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉयड OS पर चलते हैं और लगभग 1.5 करोड़ एप्पल के आईफोन भारत में चलते हैं। इसके अलावा आईपॉड, आईपैड, एप्पल के सिस्टम, लैपटॉप, वो अलग बात है। लेकिन 50 करोड़ स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड OS पर चलते हैं और 1.5 करोड़ एप्पल के आईफोन भारत में चल रहे हैं, और ये सब कुछ अमेरिका के हाथ में है। एंड्रॉयड सेवाएं अगर बंद हो गई तो क्या होगा? यकीन आप अंदाजा लगा लीजिए, जो डिजिटल पेमेंट और UPI जैसी चीजें हैं खत्म हो जाएंगी पूरी तौर पर, और उसका जो ढांचा तैयार करने में भारत को बहुत वक्त लगेगा। मुख्य रूप से ऐसे स्मार्टफोन ऐप्स पर निर्भर होंगे। रिपोर्ट कहती है कि 99% UPI ट्रांजैक्शन स्मार्टफोन के माध्यम से होते हैं, जबकि SMS बेस्ड विकल्प बहुत कम है। क्लाउड सर्विसेज भारत की अधिकांश क्रिटिकल डेटा जैसे कि सरकारी मंत्रालय, बैंकिंग, डिफेंस की AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर या फिर गूगल क्लाउड जैसी अमेरिकी सर्विसेज पर स्टोर होती हैं। GTRI के मुताबिक भारत का मेघराज नेशनल क्लाउड अभी पूरी क्षमता पर नहीं पहुंच पाया है। मतलब हम जैसे अब क्लाउड पर अपना एप्पल क्लाउड पर, गूगल क्लाउड पर अपना डेटा सेव करते हैं, वैसे भारत मेघराज नेशनल क्लाउड बना रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी बन नहीं पाया है, और विदेशी विकल्पों पर अभी भी हम निर्भर हैं। यदि ये सेवाएं कट गई तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस की अगर बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, सिस्को, पालो और एल्टो नेटवर्क्स और ये जो जितनी भी कंपनियां हैं
वो पूरी तरीके से हावी हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग में यूएस मेड स्कैडा और पीएलसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। देखिए, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भारत का विशाल यूजर बेस है। 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से ज्यादातर लोग इनमें से किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर हैं और ज्यादातर लोग इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। अमेरिकी कंपनियों को एआई ट्रेनिंग और विज्ञापन रेवेन्यू देता है। जीटीआरआई कहती है कि इससे पब्लिक डिस्कोर्स पर विदेशी नियंत्रण हो जाता है। पब्लिक को जो ये लोग दिखाना चाहेंगे, पब्लिक वही देखेगी। जिस चीज को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रीच देगी, लोग वही देखेंगे। ये एक एजेंडा सेट करना, नैरेटिव बनाने के लिए भी सबसे जरूरी टूल आज के वक्त में है। इसके अलावा डेटा को तेल या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स की तरह स्ट्रेटेजिक एसेट मानना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ट्रेड नेगोशिएशन में बर्बाद हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डराने वाली हैं, जिससे कि भारत को जल्द से जल्द अपना क्लाउड सिस्टम, अपने सॉफ्टवेयर, जिस तरीके से हम विंडोज पर अमेरिका की निर्भर हैं, उस तरीके से अब हमें अपना जो मेघराज है, हमारा काम उस पर चालू है, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो बन नहीं पाया है। ओवर डिपेंडेंस के खतरे क्या हैं, उसे चीन और रूस के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता ने सैंक्शंस भारत पर लगाए हैं 50% के, हालांकि अभी छठी दौर के वार्ता के लिए अमेरिका का डेलीगेशन यहां आया हुआ है, लेकिन अगर उससे बात नहीं बनती है तो क्या हो, सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर फिर क्लाउड बंद हो सकते हैं। रूस का केस देख लीजिए, 2022 के बाद जिस तरीके से अमेरिकी कंपनियों ने पूरी तरीके से वहां से अपना बाजार बंद कर दिया था, लेकिन रूस के पास टेलीग्राम था, उसने उसके ऊपर शिफ्ट किया। थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन उसके पास विकल्प के तौर पर टेलीग्राम था और यूट्यूब के विकल्प के तौर पर रूट्यूब रूस ने बनाया हुआ था, और फेसबुक के अल्टरनेटिव के तौर पर वी के उसने बनाया हुआ था। जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले से तैयार थे, जिसके लिए झटका कम हुआ। अगर ये चीजें बंद हुई तो लोग इधर से शिफ्ट होकर उधर चले गए। चीन ने भी ये जो विदेशी कोड को सरकारी डिफेंस और इंडस्ट्रियल सिस्टम से हटा दिया है और अपने प्लेटफॉर्म जैसे वी चैट और बायडू बनाए। यूरोप डिजिटल मार्केट्स एक्ट लागू कर रहा है, मतलब अब अमेरिका से लोग छुटकारा पा रहे हैं लगातार। रूस ले लीजिए, चीन अपना बना रहा है और इसी तरीके से यूरोप भी अपना क्लाउड सिस्टम बनाने की तरफ काम कर रहा है। जीटीआरआई कहती है कि सॉवरेनिटी अब सिर्फ जमीन या जीडीपी से नहीं, बल्कि कोड कंट्रोल से मापी जाएगी। ये कोड कंट्रोल के एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में था, तब हमने फ्रांस से जो राफेल खरीदे हैं उनसे हमने कोड मांगा था कि हमें सोर्स कोड दे दीजिए, जिससे कि अपने हथियार हम इसमें लगा सकें, लेकिन फ्रांस ने मना कर दिया था कि सोर्स कोड हम नहीं देंगे। उस कोड से आप इस तरीके से समझ सकते हैं हमारी संप्रभुता, हमारी जीडीपी कितनी है, या फिर हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा तो नहीं किया है, अब उससे नहीं मापी जाती है। अब मापी जाती है किससे? डेटा से, कि आपका डेटा कहां है, कितना सुरक्षित है और आपके ऊपर उस डेटा का कितना प्रभाव है। डिजिटल संप्रभुता क्या है और क्यों ये जरूरी है? मतलब खुद को गवर्न करने की पूरी अथॉरिटी रखनी होगी। फिलहाल भारत सरकार भारत को चलाती है, लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें, एजेंडा सेट करने की बात करें, तो फिर ये जितने भी सोशल मीडिया के टूल्स हैं वो सब अमेरिकी हैं। वहां दिक्कत आती है। बिना किसी विदेशी नियंत्रण के हम अक्सर लैंड सॉवरेनिटी की बात करते हैं, लेकिन डिजिटल सॉवरेनिटी के बिना हम ब्रिटिश राज जैसी स्थिति में हैं। मतलब हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर माइंडली देखें, डिजिटली देखें, तो हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं। जीटीआरआई की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भारत को यूएस कंट्रोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता कम करनी होगी या फिर पूरी तरीके से खत्म करनी होगी। हालांकि एक दिन में यह नहीं होगा, उसके लिए हमें लगना होगा। यूएन और अन्य फॉर्म्स में सॉवरेनिटी की बात की, लेकिन डिजिटल क्षेत्र में यह नहीं है। जीटीआरआई ने डिजिटल स्वराज मिशन शुरू करने की बात कही है। यह एक प्लान सरकार को सुझाया कि यह एक प्लान आपके लिए हो सकता है 2030 तक स्वरोजगार सुनिश्चित करेगा। यूपीआई और ओएनडीसी की तरह
जिस तरीके से कहा जाता था यूपीआई के बारे में कि भारत में करोड़ों लोगों के पास तो बैंक खाते ही नहीं है, तो यूपीआई किस तरीके से सफल होगा। लेकिन आज यूपीआई महीने में लाखों करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल सकता है। जिस तरीके से हमने अपना यूपीआई बनाया, ओएनडीसी बनाया, उसी तरीके से हम अपना क्लाउड सिस्टम बना सकते हैं और देशों से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास युवा शक्ति है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास स्पेस है और हमारे पास जो हमारी जनरेशन है वो और देशों से ज्यादा युवा है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 1 से 2 साल में हम बना सकते हैं, विदेशी क्लाउड पर निर्भरता कम कर सकते हैं, सरकारी डेटा सुरक्षित कर सकते हैं। जिस तरीके से मेघराज हमारा काम करेगा उसे और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। मीडियम टर्म की बात करें 3 से 5 साल में हम साइबर थ्रेट से बचाव, भारतीय एआई इकोसिस्टम का निर्माण कर सकते हैं और 5 से 7 साल लग सकते हैं पूरी तरीके से डिजिटल स्वराज, नौकरियां, इनोवेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करने में। मतलब अगर आज से हम लगे, हालांकि मेघराज पर हम लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, आज से भी अगर हम लगे तो 5 से 7 साल हमें पूरी तरीके से अपने सिस्टम पर शिफ्ट होने में लगेंगे। और जिस तरीके से अमेरिका चालबाजियां कर रहा है, 5 से 7 साल में क्या कुछ होगा उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत न सिर्फ जोखिम कम करेगा बल्कि नई जॉब मार्केट और इनोवेशन इकोसिस्टम भी बनाएगा। लेकिन चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों से भारत को बाहर आना होगा। तो यह समझिए, आप एजेंडा सेट करना हो, नैरेटिव सेट करना हो, आज हमारा ज्यादातर डेटा कहां सेव करते हैं आप? या तो गूगल ड्राइव पर सेव करते हैं, वो अमेरिकी, या फिर आप कहां सेव करते हैं? क्लाउड पर सेव करते हैं, वो अमेरिकी। तो आपका डेटा क्या सुरक्षित है? आपकी सरकारी संस्थाएं जो डेटा क्लाउड्स पर सेव कर रही हैं, क्या वो सेफ है, क्या वो सुरक्षित है, क्या वो लीक नहीं हो सकता? इसीलिए अगर पूरी तरीके से अपने देश को संप्रभु बनाना है तो जिस तरीके से जीटीआई ने सुझाया है उस तरफ आपको जाना होगा और अपना क्लाउड सिस्टम बनाना होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।